सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक पढ़ेंगे टॉप 10 जीएस के क्वेश्चंस जो कि पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में जो उत्तर प्रदेश के भीतर होते हैं या ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी स्टेट एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं या सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं ये वाले प्रश्न। वही वाले प्रश्न मैं टॉप 10 जीके के आपके लिए लेकर के आता हूँ, जीके या जीएस के समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अंत तक वीडियो मेरे साथ बने रहेंगे। यदि चैनल पे आप नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है मैंने इस क्लास में। तो देखिए, श्रीनगर वाला प्रश्न बहुत पूछा गया है, ऐतिहासिक प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है। कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जो कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो श्रीनगर शहर है उसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सम्राट अशोक ने। जब सम्राट अशोक मौर्य वंश के तहत भारत में शासन कर रहे थे, तीसरे शासक थे, जो बिंदुसार का पुत्र था अशोक, सम्राट अशोक। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र उत्तराधिकारी बना जिनका नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार ने छोटे से समय के लिए शासन किया। उसके बाद सम्राट अशोक आते हैं। सम्राट अशोक ने बहुत एक लंबे समय तक शासन किया और बौद्ध धर्म को मानते थे, आस्था रखते थे, पालन करते थे बौद्ध धर्म का, और अपने पुत्र पुत्रियों को या अपने राज्य के अधिकारियों को अलग अलग देशों में उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए भेजा था। और शासन की बात करें तो आप समझ रहे हैं, श्रीनगर की बात कर रहा हूं मैं। कश्मीर हमारा भारत का सबसे ऊपर का राज्य है, उत्तर का राज्य है, नॉर्थ का राज्य है। तो श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने करी थी, ऐसी एक पुस्तक कहती है, और उस पुस्तक का नाम मैं आपको बता देता हूं। पुस्तक का नाम है राजत रंगड़ी। राजत रंगड़ी नामक पुस्तक है। इसको लिखा किसने? कलहड़ ने। एक लेखक थे, कलहड़ ने लिखा। और इसमें क्या दिया गया है? कश्मीर का इतिहास दिया गया है पूरा का पूरा। काय का इतिहास है इसमें बेटा? कश्मीर का इतिहास है इस पुस्तक में। तो ये पुस्तक कहती है कि श्रीनगर को बसाने वाले जो शासक थे वो कौन थे? सम्राट अशोक। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर? नदी भी कई बार पूछ ली जाती है, तो श्रीनगर को याद रखिएगा, झेलम नदी बहती है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी। जो कि झेलम नदी कहां से निकलती है बेटा? वेरीनाग से निकलती है, वेरीनाग की पहाड़ियों से। और वेरीनाग की पहाड़ी कहां पे स्थित है बेटा? जम्मू कश्मीर में स्थित है वेरीनाग की पहाड़ियां। ठीक है, तो झेलम को याद रखिएगा। और भारत की और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी और एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द लेक इंडिया में स्थित है। दूसरी सबसे बड़ी झील एशिया की और भारत की सबसे बड़ी झील श्रीनगर के पास ही स्थित है, मीठे पानी की, और उसका नाम है बूलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील। इसे मीठा पानी लिखिए या स्वच्छ पानी लिखिए या ताजा पानी लिखिए, कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है तीनों शब्दों में से। कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताइए, तो बूलर झील इसका नाम है, और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, जहां से होकर के झेलम नदी बहती है, जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने करी कलहड़ की राजत रंगड़ी नामक पुस्तक के अनुसार, जो उसमें पूरा कश्मीर के इतिहास को लिखा गया है। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में, नोट कर लीजिएगा भैया। आगे बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1885 में। और तारीख कितनी थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और स्थापना कहां पे हुई थी? बंबई में। ठीक है, बंबई में स्थापना हुई थी। और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये आयरलैंड के रहने वाले थे, असैनिक व्यक्ति थे, कर्मचारी थे, सेवा से रिटायर हुए थे। तो इन्होंने यहाँ भारतीय लोगों के साथ मिलकर के भारत की सबसे बड़ी या सबसे पुरानी पार्टी कह सकते हैं स्थापना करी, जिसने देश की आजादी की पूरी लड़ाई लड़ी 1885 से लेकर इवन 1947 तक। और जितने भी भारत के नेता थे वो सब कांग्रेस से लगभग जुड़े थे, कुछ क्रांतिकारियों को छोड़ करके। तो स्थापना हुई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, कांग्रेस को अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा? कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक या कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है भारत में, कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है या बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं इससे, है ना, या इसका विस्तार नहीं है कार्यकर्ताओं में या उस समय के नेताओं में। तो अल्पसंख्यकों की पार्टी का कई बार ये प्रश्न आता है, तो किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने सॉरी माफ कीजिए, इस बात को कहा था। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने, कि अल्पसंख्यक लोगों की पार्टी है कांग्रेस। नोट कर लीजिएगा। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कई बार वायसराय पूछा जाता है कि जब कांग्रेस बनी उस समय वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड डफरिन था 1885 में वायसराय। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा है, छाप लेना बेटा, छप जाते हैं और छाप लेना। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने, 30 अप्रैल की तारीख है, वर्ष 1908 थी, देश की आजादी के समय की मैं बात कर रहा हूं, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस के नेता अपने तरीके से लड़ रहे थे, नरम दल के बहुत सारे नेता थे, लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी अलग अलग राज्यों में जन्म लिए थे, जैसे भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें,
खुदीराम बोस की बात करें, है ना, और राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें, ये अपने तरीके से क्रांति की लड़ाई को, भारत की आजादी की लड़ाई को लड़ रहे थे। तो किंग्सफोर्ड नामक जज पर बम फेंका था इन्होंने। कौन से जज पर फेंका था? ये जज का नाम है, इसकी गाड़ी पे बम फेंका था। कब बम फेंका था? 1908 में। और किसने फेंका? ये क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में ये ड्यूटी करता था, नौकरी करता था, अदालत में बैठता था किंग्सफोर्ड। तो इसके ऊपर चलती गाड़ी में बम फेंका था, जबकि उस गाड़ी में ये था नहीं, ऐसा इतिहास की पुस्तकों में हमने पढ़ा। इसका परिवार था, तो परिवार के लोग हताहत हुए, ये बच गया था उस दिन। तो इनको पकड़, बम के आरोप में इनको पकड़ा गया कि फेंका इन्होंने, और पकड़ करके इनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले जो क्रांतिकारी थे भारत की धरती के लिए, मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए, तो उनका नाम है खुदीराम बोस। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी इस घटना के बाद। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले में ये घटना हुई थी। कौन से जिले में बेटा? जिला लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर की बात बता रहा हूं मैं आपको। और मुजफ्फरपुर कहां पे स्थित है? बिहार में। और ये सबसे ज्यादा काय के लिए फेमस है? ये लीची के लिए। लीची एक फ्रूट आता है, फल आता है, लीची के लिए बहुत फेमस है ये वाला। आगे बात कर रहे हैं हम सर टॉमस रो की। ये एक इंग्लैंड से आया हुआ यात्री था, लंदन से आया था, ये एक यात्री था, सर टॉमस रो। पैसेंजर बोल सकते हैं, यात्री इंग्लिश में, हिंदी में यात्री बोलेंगे। सर टॉमस रो इसका नाम था। ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। कई बार क्वेश्चन आता है किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में आया था। ये पूरा पॉइंट मैंने शासनकाल का लिखा है। 1615 की बात है। कब आया था ये? 1615 में आया था, जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर से कहां पे मिला था? इसकी जो मुलाकात हुई थी जहांगीर से, वो हुई थी अजमेर में। अजमेर में मुलाकात हुई थी, जो राजस्थान का शहर है अजमेर। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए जाना जाता है अजमेर। ठीक है, और अजमेर में होकर के अरावली की पहाड़ियां भी जा रही हैं। और अजमेर वाले हिस्से से ही नदी निकलती है, एक साबरमती नदी निकलती है अजमेर से, और एक लूनी नदी निकलती है। कौन से हिस्से से? अजमेर वाले हिस्से से, अरावली की पहाड़ियों से। और पुष्कर के मेले के लिए भी जाना जाता है। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहां है? अजमेर जिले में है, ऐसा हमने पढ़ा है, आप भी पढ़ लीजिएगा। तो इसको याद रखिए। आगे बात करते हैं ब्राह्मी लिपि। ये एक लिपि थी जिसका नाम ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था सबसे पहले। लिपि में क्या लिखा हुआ है, किस तरीके की भाषा है, कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना है, इसका सबसे पहले जो अध्ययन किया, अध्यापन किया, वो जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज ने किया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। और इस लिपि में सबसे ज्यादा सम्राट अशोक के अभिलेख पाए गए। कौन से सम्राट के? सम्राट अशोक के। हालांकि सम्राट अशोक को जब विस्तार से हम पढ़ेंगे तो 4 लिपि मिलती हैं सम्राट अशोक की। इवन पाकिस्तान के क्षेत्र में कुछ अभिलेख अशोक के, और भारत वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो 4 में से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो इसके बारे में पता लगाया था जेम्स प्रिंसेप ने। और वर्ष की बात अगर करें तो 1837 की बात है ये, 1837 में, है ना। आगे बात करते हैं, आपातकाल लगता है। आपातकाल की घोषणा देखो, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और लगने के 1 महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अगर राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के द्वारा लागू कर दें तो लगने के 1 महीने के भीतर संसद द्वारा पारित होना चाहिए, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज समाप्त हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ना, शुरू में 1 महीने के लिए लगता है, आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। और आपातकाल कब लगाते हैं? जब दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इस कंडीशंस में लगाया जाता है। आगे बात करते हैं, देखो गांधी जी ने 1924 में, वर्ष 1924 में सिर्फ एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करी, और वह अधिवेशन का नाम हो भैया वेलगांव। और वेलगांव कहां पे स्थित है? कर्नाटक में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी, एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस के इतिहास का, कर्नाटक के वेलगांव में। ठीक है, नोट कर लेना इसे। अगला पॉइंट है प्राइवेसी का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार। ये 2 अधिकार लिखे मैंने। देखो, भारत में हर व्यक्ति को प्राइवेसी का अधिकार है, अपनी गोपनीयता का अधिकार है, अपने आईडी कार्डों को लेकर के, अपने घर मकानों को लेकर के, अपनी सारी चीजों को लेकर के गोपनीयता का अधिकार है। प्राइवेसी रखनी चाहिए भैया, सार्वजनिक थोड़ी नहीं करेंगे, ना सरकार मांगेगी, ना सरकार दबाव डाल सकती है उनके ऊपर, बहुत सारी चीजों को लेकर के। और विदेश जाना है किसी व्यक्ति को तो विदेश जाने का भी अधिकार है, स्वतंत्र है प्रत्येक व्यक्ति भारत का जो जन्म लिया है और जाना चाहता है विदेश, घूमना फिरना या अपने बिजनेस के काम से। तो दोनों जो अधिकार है ना, प्राइवेसी का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार, आर्टिकल 21 में। कौन से आर्टिकल में दोनों अधिकार? आर्टिकल 21 से जुड़े हुए हैं।
पढ़ लीजिएगा इसे, है ना। प्राइवेसी रख सकता है व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अपनी गोपनीयता रखने का अधिकार है जिसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और दूसरा विदेश जाने का अधिकार। आर्टिकल 21 जो कि आर्टिकल 21 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पूरे भाग को बोला जाता है भाग 3 को, जो भाग 3 हमने संविधान अमेरिका के संविधान से अपनाया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो किस्त मिलते हैं ना, किस्त समझ रहे होंगे, क्या क्या 2-2 हजार रुपये किस्त मिलते हैं मेरे हिसाब से शायद, है ना। तो 2-2 हजार रुपए की जो किसानों को किस्त दी जाती है, तो वो किस्त वा प्रोग्राम मोदी जी ने 24 फरवरी 2019 से शुरू किया था। तो ये किस्त जो चल रही है वो कब से चल रही है भारत में, 2019 से चल रही है ना। हर 3 महीने के अंतराल पे 2 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जाते हैं। आगे बात करते हैं सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया का, विश्व का सबसे तेज, वो कौन सा है, फ्रंटियर है। फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है, इसे नोट कर लेना, छाप लेना, कई एग्जामों में पूछ लिया गया अभी तक, ठीक है। आगे बात करते हैं मानव की आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जैसे जो हमारी आंख है, हमारे नेत्र हैं, अपने नेत्रों की बात करें या आपके नेत्रों की बात करें कि आप पढ़ रहे होंगे इस क्लास को, फिर नोट्स बना रहे होंगे, तो न्यूनतम कितनी दूरी तक हमारी आंख साफ साफ देख लेते भैया। क्वेश्चन बहुत पूछो जान दो है, बेसिक बात है, पता होनी चाहिए तुम्हें। तो साफ साफ हमारी आंख जो देख लेती है वो कितनी दूरी देख लेते हैं। पढ़ाई में बात कर रहे हैं, सिर्फ पढ़वे की बात है रही है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक साफ नेत्र क्षमता होती है न्यूनतम दूरी की। आगे बात करते हैं शून्यवाद के प्रवर्तक कौन रहे भारत में। शून्यवाद असल में किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से। शून्यवाद का जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो शून्यवाद के प्रवर्तक कौन रहे, नागार्जुन। नागार्जुन रहे, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म को नागार्जुन ने अपनाया था। भारत का आइंस्टीन भी इनको कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है, लिख लेना एक और पॉइंट, भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये सिद्धांत दिया, इस वजह से भारत का आइंस्टीन इनको कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा शून्यवाद की वजह से। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि ज्यादातर जो विश्वविद्यालय उनके चांसलर राष्ट्रपति रहते हैं या राज्यपाल होते हैं, ठीक है। लेकिन भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसके चांसलर नरेंद्र मोदी जी हो, जो विश्वविद्यालय विश्व बाल भारती विश्वविद्यालय है, जो कि कलकत्ता में स्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय बेटा, लिख लेना, विश्व बाल भारती विश्वविद्यालय है ये, ठीक है। और ये कहां पे स्थित है, विश्व बाल भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता में। और कलकत्ता में कहां पे स्थित है, एक आश्रम सुना होगा आपने, शांति निकेतन। शांति निकेतन किसका आश्रम रहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, इनसे संबंधित ये आश्रम रहा, ठीक है। और यहीं पे जो विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो इसके जो चांसलर रहते हैं वो कौन रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी, एकमात्र विश्वविद्यालय भारत का, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना। अब यूरिया डालते हैं खेतों में किसान भैया, सब किसान जो खेती करते हैं तो यूरिया डालते हैं। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा आते हैं प्रतिशत में या परसेंटेज में, जो तो आप कट्टों पे देख सकते हैं आमतौर पे, जो कट्टा पे लिखी रहते हैं वो पॉइंट मैंने लिखा है, कितनी परसेंट नाइट्रोजन होते हैं, 46% यूरिया के भीतर। यूरिया के भीतर जो यूरिया इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, वहां में 46% क्या रहती है, नाइट्रोजन रहती है, ठीक है। अब 46% नाइट्रोजन देवे को कारण क्या है या यूरिया के अंदर, आप समझ रहे होंगे लॉजिकली। कारण यह है कि हमारे भारत की, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट को आपको समझाऊं, भारत की मिट्टियों में सबसे ज्यादा मिट्टियां हैं पूरे भारत की, सारे राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जो सबसे ज्यादा कमी पाई गई है शोध के आधार पर, खोज के आधार पर, पता लगाने के आधार पर, जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए भारत के स्तर पर काम करते हैं वैज्ञानिक, जो कृषि से संबंधित लोग काम करते हैं, उसमें भारत की मिट्टियों में या भारत की मृदाओं में सबसे ज्यादा जो कमी है वो काय की है, नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी है मिट्टी के भीतर। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने का है तो यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन मिला के देते हैं, 46% नाइट्रोजन इसी वजह से यूरिया के भीतर पाई जाती है, क्योंकि जिस मिट्टी में खाद यूरिया दिया जाता है, जिससे कि आने वाली जो फसल होती है हमारी, कोई भी फसल हो, रबी की, खरीफ की और जायद की, 3 प्रकार की फसलें होती है पूरे साल में, तो उनसे उर्वरक क्षमता जो हमारी मिट्टी की वो बढ़िया बने, और उर्वरक क्षमता बढ़िया बनेगी नाइट्रोजन के जाने से, 46% के जाने से, तो फसल बढ़िया होगी, और फसल बढ़िया होगी तो किसान बढ़िया दाम मिलेंगे, बढ़िया फायदा होगा भैया, मंडी में ले जाएंगे तो किसान बेचने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम है समझने का इस बात को। तो ये टॉप 10 हमारे क्वेश्चन थे भैया, इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, तमाम परीक्षाओं में पूछे गए, और उम्मीद रहती है कि आगे आने वाली भी किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। इस वजह से टॉप 10 जीएस के क्वेश्चंस में आपके लिए लगातार सीरीज चल रही है, और करंट अफेयर्स की भी दोनों क्लासों को देखते रहो। मित्रों और दोस्तों के साथ आप
चैनल को, वीडियो को, सेगमेंट को शेयर भी करते रहिए। जहां भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, वहां पे भी शेयर कीजिए, स्टेटस लगाया करिए, ठीक है। और यदि आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और पूरा यूपी पुलिस का या किसी भी एग्जाम को लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, पूरा निःशुल्क कोर्स आप प्ले लिस्ट में जाकर के जीएस की सभी क्लासों को पढ़ सकते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश की स्पेशल सारी क्लास भी पढ़ा रखी है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।